हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 88 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 89 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। भविष्य में आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा शायद ही कभी देखने को मिले, इसलिए दोस्तों आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आपने पिछले 88 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों पेपर के अनुरूप आपको डलना है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, जीके के 70 प्रश्न और 15 प्रश्न है वो गणित से संबंधित होंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है और इसी पैटर्न पर ये अपना मॉडल पेपर है वो आधारित है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास के लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, वर्टिसोल मृदा है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये विशेषकर हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों ये वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्रों में। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है जयसमंद। कहां पर है? जयसमंद में है, ये जयसमंद है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलूम्बर उदयपुर में ये स्थित है और ये राज्य की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के अंदर राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में निवास करता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है 21.3%। 21.3% है, ये दशकीय वृद्धि दर है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? बताइए, लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर हो जाएगा वो है लिंगानुपात दोस्तों भारत का लिंगानुपात 943 है और राजस्थान का है 928। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों कुल लंबाई है वो 3,17,121
किलोमीटर है। 3,17,121 किलोमीटर ये राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 31 मार्च 2024 तक। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो सड़कों का घनत्व है वो है दोस्तों 92.66, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? प्रथम जो रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? ये खोला गया था दोस्तों कब? तो ये खोला गया था 1874 में। कब खोला गया था? 1874 में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच में ये शुरू हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? उसको बोलते सभी, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मावठ बोलते हैं उसे। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मावठ। 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? राज्य में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। यानी कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण के लिए हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कार्यरत है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा यानी कि राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों बताइए राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो 1.16 से प्रतिशत भाग है, 1.16%, ठीक है, याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों व्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शुरुआत में इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर है वो किया गया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में कौन से राज्य बराबर के हिस्सेदार है? चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में कौन से राज्य बराबर के हिस्सेदार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से हिस्से? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोस्तों इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा चंबल नदी पर 4 बांध बने गए हैं। गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बराज, ये 3 बांध राजस्थान में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाद नदी है? यानी कि आंतरिक अपवाद तंत्र की नदी कौन सी है? यहाँ पर देखिए मीठड़ी, साबी, मासी और सूखड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मीठड़ी, मासी और सूखड़ी ये तीनों आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। यहाँ पर साबी है वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। गग्गर, कांतली, कांकनी, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, कंडेला, ये क्या है? ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं जो यानी कि जिनका जल है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ी से होता है? बताइए खारी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो खारी नदी ये बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का अंग है ये खारी नदी, और ये राजसमंद में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर ये भीलवाड़ा में बहकर दोस्तों ये टोंक के पास में दोस्तों ये बनास नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वो है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों ये खारी नदी। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी जारी की? राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी जारी की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये की है 18 फरवरी 2010 को। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसमें दोस्तों सुरक्षित वन है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग दोस्तों 18,605 वर्ग किलोमीटर है और ये 56.51% भाग पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है? बताइए, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है? ये तो सभी को पता होगा, 61.11%। तो लगभग पूछा है तो यहाँ पर 61% आएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, बरखान बालू का स्तूप कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों 20 से 35 समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में। 20 से 25 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में ये बरखान बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अब देखिए भाग 2 के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? बताइए, विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध हुआ था जिसमें मालवा के महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए एजीजी कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, पैट्रिक लॉरेंस थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बताइए, राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें थी। 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था दोस्तों लावा जो जयपुर में पड़ता था, एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता था और एक नीमराणा जो अलवर में पड़ता था। ठीक है, ये 3 ठिकाने थे और एक चीफ शिप प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अमरचंद भाटिया। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें किया था ये। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? बताइए पंचपीर में दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पापू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो दोस्तों इसमें देखिए पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी,
ठीक है, ये पांचों पीर कहे जाते हैं, लेकिन इसमें तेजा जी का नाम नहीं आता, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का जो प्रभाव है वो दोस्तों बताइए किस बोली पर है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मालवी भाषा पर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये बोली है ये दोस्तों झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? बताइए, पुष्कर मेला ये कौन से माह में आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महीने में ये मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए नवंबर महीना दे रखा है ऑप्शन में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों पावना गीत आमतौर पर दोस्तों नवविवाहिता दामाद के पहली बार ससुराल आगमन पर उनके स्वागत के लिए गाया जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ससुराल में जमाई के आने पर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये सिर पर पहना जाता है दोस्तों बोरला आभूषण। 3 नंबर ऑप्शन सही। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आना सागर झील का निर्माण और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण, इन दोनों का जो निर्माण है वो दोस्तों अरुणोराज ने करवाया था। किसने? अरुणोराज ने। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख है किस जिले में स्थित है? गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों ये गोसुंडी शिलालेख। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थेवा कला का जो मुख्य केंद्र है वो है दोस्तों प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का दोस्तों सोनी परिवार है, तो वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और दोस्तों थेवा कला चित्रकारी के लिए महेश राज सोनी है, इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित है, वो किया जा चुका है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है मुणोत नैणसी की रचना है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुणोत नैणसी की रचना है। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नरसैंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बताइए कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में दोस्तों ऐसा कहा गया है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है?
तो ये दोस्तों अंगरखी से संबंधित है, अंगरखी के प्रकार है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अंगरखी से संबंधित है। आगे देखिए, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहां पर है ये कालीबंगा सभ्यता? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों अपन ने 20 प्रश्न तो राजस्थान भूगोल के पढ़ लिए हैं भाग 1 में, और भाग 2 के अंदर अपन ने राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित पढ़ लिए हैं। 40 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर किए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो दोस्तों ये निहित है, किसमें निहित है ये? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ये तो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है ये। ठीक है, राष्ट्रपति में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो वो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है कितने वर्ष? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख किया गया है। 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित है। तो दोस्तों ये निर्धारित है, बताइए, तो ये है दोस्तों 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तो है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में है दोस्तों 62 वर्ष। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख किया गया है शपथ का। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 155 मैंने अभी आपको बताया, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? भारत में राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों उच्च सदन है वो कौन सा होता है? तो वो विधान परिषद होता है।
ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न सदन है वो दोस्तों विधानसभा होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो वो थे दोस्तों के वर्मा। कौन थे? के वर्मा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा के वर्मा। ठीक है, यानी कि कमलकांत वर्मा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम मुख्य सचिव है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन है ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। देखिए, अब 51 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जीन। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी? 46 है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 46। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हरित कूड़ेदान में कौन से अपशिष्ट डाले जाते हैं? हरित कूड़ेदान में कौन से अपशिष्ट डाले जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हरित कूड़ेदान में कौन से अपशिष्ट डाले जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जैविक अपशिष्ट डाले जाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैविक अपशिष्ट। 54 नंबर का प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो पानी के साथ बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करती है? वह धातु कौन सी है जो पानी के साथ बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करती है? तो दोस्तों कौन सी है बताइए? तो यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सोडियम। ठीक है, सोडियम एक अत्यंत सक्रिय धातु है जो पानी के संपर्क में आते ही दोस्तों तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बताइए यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है। ये कहां पर है? ओडिशा में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आईपीएल इतिहास में रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने सबसे युवा खिलाड़ी बनने का अपने नाम किया? आईपीएल इतिहास में रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने सबसे युवा खिलाड़ी बनने का अपने नाम किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैभव सूर्यवंशी ने। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वैभव सूर्यवंशी ने 14 वर्ष और 23 दिन की उम्र में दोस्तों आईपीएल में पदार्पण किया था और दोस्तों इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। राजस्थान से खेलते हैं दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न है, टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें एक भी भारतीय है वो शामिल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही।
59 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर बनाया जाएगा। बताइए, भारत में पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अमरावती। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, इसकी जो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो है 2.07 किलोमीटर, 2.07 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नया नाम है। 1 अप्रैल 2025 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नया नाम है। तो दोस्तों ये नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान दिवस है। ये दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? राइट आंसर हो जाएगा वो है चतुर्थ स्थान था दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चतुर्थ स्थान। 64 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो वो है दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 38 है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 38। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित फॉयसागर झील का नाम परिवर्तित किया है, नया नाम है। तो नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नया नाम है वरुण सागर। ठीक है, वरुण सागर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा समूह है हार्डवेयर का है? कौन सा समूह है हार्डवेयर का है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर ये हार्डवेयर के समूह है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो MS ऑफिस का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है? तो दोस्तों MS एक्सेल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूं ताकि सारा पता लग जाए आपको। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? बताइए दोस्तों, यहां पर शॉर्टकट की दे रखी है। तो यहां पर देखिए स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो दोस्तों उस शॉर्टकट की का नाम अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए Ctrl+D दे रखा है, Ctrl+N दे रखा है और Ctrl+F3 दे रखा है और
वन प्लस एंटर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें, देखिए पहले का हो जाएगा वन प्लस एंटर हो जाएगा इसमें, पहले वन प्लस एंटर, ठीक है। और पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार यानी कि केस बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है, बताइए कौन सी? तो वो है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 है वो, ठीक है। और पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन सी है? पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट से डी याद रखना, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी। और पावर पॉइंट में ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो वो है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4312, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है सूचना राजमार्ग किसे कहते हैं? सूचना राजमार्ग किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इंटरनेट को सूचना राजमार्ग कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 71 नंबर प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है, बताइए संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये संज्ञा के प्रकार हैं, लेकिन देशवाचक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पशु, पशु है वो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। राइट आंसर, अगर इसमें ता और लगा देते तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित पद दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? आपने। तो आपने क्या है? तो आपने दोस्तों ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है। तो ये क्या है? तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो रूढ़ है ये शब्द भेद नहीं है, बाकी तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा भेद नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये उद्भव के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। और बाकी दोस्तों रचना के आधार पर भी तीन भेद होते हैं, ठीक है। और उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये 3 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? तो ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विभिन्न प्रकार हैं संधि के। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संधि के। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे विशेषण किस प्रकार, सॉरी विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 78 नंबर का प्रश्न है प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में जुड़ता है तो वो
दोस्तों प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। और शुरू में जुड़ता है तो दोस्तों वो उपसर्ग कहलाता है। आगे देखिए, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों कानन। ठीक है, कानन मतलब जंगल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में उचित युग्म का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में उचित युग्म का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जटिल कुंटिल। दोस्तों जटिल कुंटिल, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, जटिल का कुटिल, जटिल का दोस्तों सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है जटिल का विलोम। कर्कश का दोस्तों मधुर, ये बिल्कुल सही है। कर्कश का मधुर दे रखा है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और संधि का समास, संधि का दोस्तों समास, ये गलत हो जाएगा। संधि का विग्रह होता है। और अनिवार्य का दोस्तों वैकल्पिक होता है या ऐच्छिक होता है। यहाँ के आवश्यक है वो गलत दे रखा है। इसमें एक ही सही है, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बरसात के 4 महीने को चातुर्मास बोलते हैं, बिल्कुल सही है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, बिल्कुल सही है। जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य, ये गलत हो जाएगा। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं दोस्तों इप्सित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सित बोलते हैं। और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द सही है? बताइए कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, शब्द सही कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर निरीक्षण है, निरीक्षण शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये आशीर्वाद के अंदर ये वाली मात्रा है, ये दोस्तों वह के ऊपर लगेगी, वाक के ऊपर। ठीक है, बाकी इसमें अलौकिक, तो लो के ऊपर डबल मात्रा आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यही इसमें सही है। 84 नंबर प्रश्न अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों, गले में गुलामी की बेड़ियां बंधी है, पड़ी नहीं है, बंधी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं काल, काल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, काल। आगे देखिए, लोकोक्ति एवं उसका अर्थ नहीं है। लोकोक्ति एवं उसका अर्थ नहीं है, एक गलत दे रखा है। और वो गलत कौन सा है? तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, यानी कि अपना दुखड़ा रोना, अपना दुखड़ा रोना। तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है। रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, देखिए, अभिलेख है, कीर्तिमान है, दर्ज करना है, लेकिन सूचित करना नहीं होता इसका अर्थ। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? कार्यालय पत्र में या कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों इसमें पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद, तो दोस्तों इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें गो प्लस एषणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है, कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
अब देखिए भाग 10 के अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का बिल्कुल सही है। देखिए शी विल राइट ए लेटर विल बी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा दोस्तों ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, डू द डॉक्टर्स हेयर मेक सच मेकर्स सॉरी मिस्टेक्स, डू द डॉक्टर्स हर मेक सच मिस्टेक्स है। तो दोस्तों द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंसेस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, देखिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा वो है आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हेयर। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। तो दोस्तों इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दोस्तों सब्जेक्ट हो तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए आई मीट हिम यस्टरडे, आई मीट हिम यस्टरडे। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? तो यहाँ पर है यस्टरडे, तो इसके लिए दोस्तों मेट आएगा। क्या आ जाएगा? मेट, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर 2 नंबर सॉरी 1 नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर, चेंज टू डायरेक्ट नरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चेंज टू डायरेक्ट नरेशन में करना है। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शी सेड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स। बताइए रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है रेनो सेड आई सेल राइट बुक्स। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड गोइंग अब्रॉड, खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए वन के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है एवरीवन नाउज हिम, चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है एवरीवन नाउज हिम, यानी कि हु डज नॉट नाउ हिम, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो, द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डे आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसमें एनी का प्रयोग होगा, एनी चेंज आएगा यहाँ पे, 3 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सिंस मॉर्निंग आएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर,
नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सर्कुलर का होता है परिपत्र, नोटिस का होता है सूचना, और टेंडर का मतलब होता है निविदा, और नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। देखिए, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, देखिए चपटी है तो यानी कि फ्लैट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू एंड द क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन के लास्ट में कौन से पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का ही 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का भाग है अपना, जिसका नाम है गणित के 15 प्रश्न। ठीक है, गणित से 15 प्रश्न अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। शेषफल 4 बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो 6, 8, 10 और 12। ठीक है, इसका दोस्तों अपन एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 120। कितना आ जाएगा? 120। 120 में सभी का भाग जाता है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 120 से विभाजित करेंगे किसको? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 9999। ये है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। तो इसमें अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी कितनी बार जाएगा दोस्तों? 83 बार जाएगा। यानी कि भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? शेषफल कितना बचेगा? शेषफल दोस्तों इसमें 4 बचेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें शेषफल 4 बचता है, तो सीधा सा है, इसमें 120 का भाग देंगे दोस्तों 9,999 के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर कितनी बार गया? तो दोस्तों 83 बार गया, और ये 99 60 तक गया। ठीक है, अब 99 60 तक गया, तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि शेषफल 4 बचता है, तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 99 64। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 संख्याओं का औसत 21 है, तो सीधा सा है 23 इंटू 21 कर लीजिए। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो भाई इसमें तो ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 23 संख्याओं का औसत है वो 21 है। तो यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो क्या करेंगे? तो दोस्तों नया औसत इसमें क्या निकलेगा? तो 21 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पर ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 15 संख्याओं का औसत 40 है। अब इसमें दोस्तों अपने को करना पड़ेगा 15 इंटू 40 कर लीजिए। ठीक है, 15 इंटू 40 कर लीजिए। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पे 30 इंटू 8 कर लीजिए। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो यहाँ पे 50 इंटू 8 कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, और ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 240। और ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 चौके 60, यानी कि 600। ठीक है, बस अब ये जो 240 और 400 है, इनको जोड़ के 600 में से घटा दीजिए, तो कितने हो गए? 640, और 640 में से 600 गए तो कितने बचे? 40। तो यहाँ पे 8वीं संख्या का पूछा है, तो यहाँ पर 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, यदि पी की आयु क्यू की आयु से 40% अधिक है, तब क्यू की आयु पी से कितनी प्रतिशत कम है। तो यानी कि जैसे कि यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बोलूं कि पी की आयु क्यू से 40% अधिक है, यानी कि ये पी और ये क्यू, ठीक है। तो ये कितनी है 140, और इसकी कितनी हो गई मान लीजिए 100, ठीक है। तब क्यू की आयु पी से कितने प्रतिशत कम है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 40/140 इंटू 100 कर लीजिए बस। तो यहाँ पे 400 में 14 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 28 सही 4/7। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% का लाभ हो। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए। तो एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो सीधा सा है 160 रुपए, यानी कि सीधा आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1440 इंटू भाई 15% का लाभ, यानी कि 115/10% की हानि हो गई, यानी कि 90। बस काट लीजिए इसको, 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 2 25, नहीं नहीं कट रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों 140 इंटू 115/9 कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 1840। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक घड़ी का क्रम मूल्य 530 है, यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान रुपयों में क्या है। सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पर 530 इंटू 24/100, बस काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 53 इंटू 24, 53 इंटू 24/10 कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 127.2। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात है। तो सी की आय का ए की आय से अनुपात है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा देखिए, यहाँ पर ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, तो दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा 3 और बी बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिखेंगे कि ए बराबर 3/5 दे रखा है, तो दोस्तों ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 3/5, ठीक है। अब दोस्तों बी की आय से सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो यहाँ पर है सी बराबर क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों सी बराबर है 6/5, सी बराबर है 6/5। तो दोस्तों बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा दोस्तों B/C बराबर 5/6। तो यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, ए बी बटा बी सी, सॉरी ए बी, सीधा से अपन इसको ऐसे लिखेंगे ए बटा बी इंटू B/C बराबर दोस्तों 3/5 इंटू 5/6, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट लीजिए इनको। तो यहाँ पर इसका राइट क्रॉस क्या, 5×3 = 15 और 6×5 = 30, तो यानी कि 15/30, यानी कि कितना हो गया 1:2। तो उल्टा अपने को क्या पूछा है, सी की आय का ए से ए की आय से अनुपात है, तो दोस्तों यहाँ पर 2:1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सुरेश एवं महेश ने क्रमशः 1,15,000 तथा 1,85,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 18,000 के कुल लाभ में से महेश का अंश है, तो महेश का अंश कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, अब यहाँ पर 115 और ये है 185, बस काट लीजिए इनको। ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं,
तो दोस्तों ये देखिए 23 से कट रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये किससे 5 से कट रहे हैं, 23 बार कट गया। और ये 5 से कितनी बार कट रहे हैं, तो ये 30 तो एक 30 और 7 37, तो दोस्तों 37 बार कट गया 5 से। अब महेश का लाभ निकालना है, तो सीधा सा है, महेश का अनुपात कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो महेश का अनुपात है वो 37 है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 37 बटे अनुपातों का योग, 37 और 23 कितने होते हैं 60, तो यहाँ पे 60 इंटू 18,000, बस ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से ये कट गया, तो ये कितना बार कटा 3 बार, तो यहाँ पर ये 300, तो 37 इंटू 300 कर लीजिए, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,100। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 78,000 का 6 सही 2/3 प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज है, तो 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 78,000, 78,000 बटे दोस्तों ये देखिए 6 सही 2/3 है, तो इसको अपन 20/3 है वो लिख सकते हैं, यानी कि 36 18 प्लस 2 यानी कि 20/3, यानी कि 78,000 बटे 100 इंटू दोस्तों 20/3 इंटू दोस्तों 9 माह का पूछा गया तो 9/12, बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों 3900 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, तो दोस्तों वही सभी को बताओगे तो 12 मिनट ही होगा इसका राइट आंसर, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 7 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 27 तथा 5 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 21 है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, भाई क्या है इसमें, सीधा सा हो जाएगा भाई, 7 और 5 12 और 21 और 27 कितने होते हैं, तो 21 और 27 ये हो जाएंगे 48, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों 7 किलोमीटर दूरी के लिए 27 रुपए, ठीक है, और 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 21, तो 21 और 27 48 होते हैं, और 7 और 5 12 होते हैं, तो वैसे तो 4 आएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए भाई इसके अंदर देखिए दोस्तों निश्चित भाड़ा एक ही रहेगा, निश्चित भाड़ा है वो दोस्तों एक ही रहेगा। तो दोस्तों माना कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो दोस्तों x रुपए है, तो अपन इसको अपन ऐसे लिखेंगे 27 माइनस 7x बराबर दोस्तों 21 माइनस 5x, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 27 में से 7 गया तो 21, ठीक है। तो ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 7x माइनस 5x बराबर 27 माइनस 21, ठीक है। तो क्या हो गया 2x बराबर 6, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 3 रुपए, 3 रुपए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 मत कर देना, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न पाई आलेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे डायग्राम इसमें नहीं आया है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें भी दोस्तों डायग्राम नहीं आया है। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 154 है, पहली संख्या कौन सी है वो बताना है। सीधा सा है भाई, एलसीएम कितना है 154 है, तो पहली संख्या निकालनी है अपने को, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए संख्याएं दे रखी है 7:11, यानी कि 7x और 11x, एलसीएम दे रखा है 154, तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू एक्स बराबर 154, ठीक है। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा,
तो पहली संख्या 7 इंटू 2 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यह 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, 5 वर्ष में वो क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो दोस्तों 4 गुना है वो कितने वर्ष में, अगले 5 वर्ष में, ठीक है। फिर अगले 5 वर्ष में दोस्तों वो कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 5, 10 और 15, 15 वर्ष में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। सुबह रोजाना आपको 8 बजे ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।